अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी हरी मोहन जी। आप सब हरी मोहन जी को जानते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे आपसे बात ये करनी है हरी मोहन जी के अब्दुल बासित साहब जो कि हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत में और दिल्ली में रहकर भी आए हैं, और उन्होंने अपने एक टीवी शो में ये कहा कि अगर इसराइल या अमेरिका ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो हम पलटकर भारत पर अटैक कर देंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सुनकर यकीनन आप लोग तो बहुत परेशान हो गए होंगे कि भारत का नाम क्यों लिया गया है, और जबकि अटैक वो अमेरिका और कह लीजिए कि इजराइल का बता रहे हैं। तो उनके स्टेटमेंट से आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि मतलब पूरे मूड में है बासित साहब? को लगता है वैसे कि वो अटैक कर देंगे, लेकिन वैसे एक चीज यहाँ पे और ऐड करती चलूं कि पाकिस्तान में बहुत से जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई लोग ऐसे जिन्होंने बासित साहब की इस स्टेटमेंट को पसंद नहीं किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे जहाँ तक लगता है आपके यहाँ पर जितने जर्नलिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं इससे कुछ खासा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम्म। उनकी बात का इम्पैक्ट ग्राउंड पर कितना है वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर उनकी बात का इम्पैक्ट होता तो आपके कंट्री की जो हालत है वो काफ़ी अच्छी होती। कुछ दिन पहले अगर मेरे इसी पॉडकास्ट के मेरे किसी पॉडकास्ट में याद आ रहा है मुझे, मैंने कहा था, पॉसिबली आप ही के पॉडकास्ट पे आपके साथ बात करते हुए कहा था, मैंने कहा देखिए, पाकिस्तान के अगले 5 साल बहुत बुरे जाने वाले हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब होने वाली हैं। अल्टीमेटली जब अमेरिका के जो भी ऑफिसर थे उन्होंने ये कहा कि एक एक्सेस है, या यूं कहें कि अगली लड़ाइयाँ जो हैं या जो भी एक मामला है, मैं वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है, वो ये कहा था। और उसमें पाकिस्तान का नाम चाइना और रशिया के साथ लेते हुए, ईरान, चाइना और रशिया के साथ लेते हुए कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर भी लड़ाई हो सकती है या उसके ऊपर भी थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई जा सकती है। अब सवाल यही है कि अल्टीमेटली बासित साहब का बासित जो है उनका, अब्दुल बासित का इंटरव्यू जो या जो भी स्टेटमेंट है, उसे अगर आप देखेंगे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका ने क्या कहा। अमेरिका ने आपके जो कमांडर्स वगैरह हैं पाकिस्तान से अमेरिका गए 2022 में, मुझे याद है अप्रॉक्सीमेट जो है वो 12-14 दिन अमेरिका के अंदर रहे, वो अमेरिका में रहे थे। और क्या क्या मनोहार करी थी मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारी मान मनोवल करी थी। और उसके बाद जो बाइडन इंडिया आने वाले थे वो भी मामला रुक गया था, और उसके बाद इमैनुअल मैक्रों को एज अ चीफ गेस्ट इंडिया के अंदर बुलाया गया था। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी सऊदी अरेबिया, या यूं कहें अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला था, तो आपकी कंट्री के जो सीनियर मेंबर्स थे और हुक्मरान जिन्हें आप कहते हैं, वो सारे के सारे अमेरिका के लाइन लगाकर खड़े हुए थे, कई कई दिन तक वहाँ रुक के आ रहे थे और अपनी कुछ पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग वहाँ कर क्या रहे थे अगर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आती है तो। अब स्टेटमेंट आ गई कि यानी पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक हो सकता है, और अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो सकता है, ये स्टेटमेंट आ गई है, तो इसका सीधा मतलब ये है आरजू जी कि अल्टीमेटली ये जो भी करके आए थे, आपके जितने भी हुक्मरान थे, उनको वहाँ पर टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं मिला, और पाकिस्तान को एज अ च्विंगम यूज करके फेंक दिया गया। और अब हालत ये है कि यार ये हमारे लिए टेस्ट खराब कर रही है, इसे हम परेशान, मतलब इससे हम ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वरना आप सोचकर देखिए, आपकी वो कंट्री है, अब्दुल बासित पर भी मैं आता हूँ, पाकिस्तान दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है, मेरा ऐसा मानना है, जिसने अपनी जमीन को सिर्फ एक काम किया, उसने इंडिया से नफरत। इंडिया से ही निकले, इंडिया से ही लड़ना था, इंडिया से ही नफरत थी, उसी के नाम पे बना, टू नेशन थ्योरी के नाम पे बना। और यहाँ तक कि आपके जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये टू नेशन थ्योरी अगर खत्म हो गई तो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगाइए, यानी प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही इंडिया से है, और एक ऐसा बेटा जिसे पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ वो जी हजूरी करना जानता है, वो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ अपनी धज्जियां उड़वाना जानता है, लेकिन उसकी जो दुश्मनी है वो अपने घर से ही, अपने बाप से है।
वो दुनिया में तो पिटाई खा के आ जाता है और घर पे आने के बाद कहता है मेरी जो भी हालत है वो तेरी वजह से, इसलिए मैं तेरे से लड़ूंगा। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है कि अल्टीमेटली आरजू जी आप इस चीज को समझिए, इंडिया के अलावा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिखाई देता। इंडिया में जो हम जैसे लोग हैं, जिन्हें हमारे ही देश के लोग रेडिकल नेशनलिस्ट और न जाने क्या क्या कहते हैं, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है इंडिया की दोस्ती के लायक नहीं है। पाकिस्तान हमारा बाय बर्थ दुश्मन है। हम उसको जितना मर्जी खुश करने की कोशिश कर लेंगी हमारी गवर्नमेंट, या उसको कितना भी तरीके से है, मतलब कितना भी उसके फेवर में बात कर लेंगी, जिस दिन पाकिस्तान को मौका मिलेगा वो इंडिया को सिर्फ डसेगा और कुछ भी नहीं करेगा। यहां ये अब्दुल बासित का स्टेटमेंट इसी चीज को बता रहा है, लेकिन असलियत में जो स्टेटमेंट है वो स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है। स्टेट ऑफ माइंड क्या? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और खिसियाया बासित भारत को कोसे। सिंपल सी बात है। खिसियाया बासित कैसे? अब आप सोच कर देखिए, आपके ऑफिसर्स ने और सबने, इतनी पॉलिटिशियंस ने अमेरिका को मनाने की इतनी कोशिश करी कि कुछ कहने की हद नहीं। गाजा में आपकी फोर्सेस तक को इजराइल के साथ खड़े होकर पीस कीपिंग फोर्स के फॉर्म में भेजने के लिए एग्री होते हुए आप नजर आ रहे थे। बाद में हुए नहीं हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बात जो है वो गड़बड़ हो गई। लेकिन सोचकर देखिए, आप रेडी हो रहे थे कि भाई हम अपनी फोर्सेस भेज सकते हैं इजराइल के साथ। और यहां तक कि जिस टाइम पर इजराइल की ईरान से लड़ाई हुई है, अल्टीमेटली पाकिस्तान की टांगे कांप रही हैं। क्यों टांगे कांप रही हैं? कि अगर तो वो किसी भी फॉर्म में जरा सा भी ईरान के साथ नजर आ गया तो इजराइल की मिसाइलें ईरान क्रॉस करके पाकिस्तान तक कब पहुंच जाएंगी पता नहीं। और उससे ज्यादा बड़ी बात कि अगर गलती से भी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया, तो इजराइल कुछ करे या ना करे, ईरान ने जो धुआं उठाना है उसकी कोई इमेजिनेशन भी नहीं है। इसको आप देख सकते हैं, अमेरिका के जो हाल किया है, डियो गौरशिका तक को नहीं छोड़ा, तो आप तो हैं ही क्या। और असली ताकत तो ईरान की अब पता लग रही है, पहले तो हम कह ही क्या सकते थे। खैर, मतलब पहले तो हर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा था ना कि यार है नहीं है, लेकिन आज के दिन जो ताकत दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर बता रही है कि पाकिस्तान की हालत खराब है। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि सितंबर 2025 में आपने जो हमसे एग्रीमेंट किया था उसे एक्टिवेट करो। ईरान हम पे अटैक कर रहा है और आप हमारे साथ आके खड़े हो जाओ। अब प्रॉब्लम यहां यह है कि अगर आप हमारे साथ आकर, मतलब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ आकर खड़ा होता है, तो ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, आपकी यहां पर 40 या 20% के करीब जो शिया पॉपुलेशन है वो आपके लिए सरदर्द बन गई है। पाकिस्तान के लिए शिया एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे इंडिया के लिए मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम की पॉपुलेशन भी 15% के आसपास है, और वो एग्जैक्टली वही बातें करते हैं जो कि आज के दिन शिया ईरान के फेवर में कर रहे हैं। बस आपके साथ प्लस पॉइंट क्या है, असीम मुनीर ये कह सकता है कि जिसको ईरान से लगाव है वो ईरान चले जाओ, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारे बहुत सारे बड़े लीडर्स को सेक्युलरिज्म का कीड़ा बुरी तरीके से काटा हुआ है। वो हम यहां पर ये भी नहीं कह सकते कि जिसको लड़ना है वो पाकिस्तान चले जाओ, वो ईरान चले जाओ, लेकिन आप इसमें बेटर पोजीशन पर हैं। लेकिन एक नेगेटिव पोजीशन भी है कि हम तो यहां पर फिर भी हैंडल कर जाएंगे। आप सोचकर देखिए, एक तरफ पश्तून खैबर पख्तूनवा के अंदर धुआं उठा हुआ है, आपको यह समझ में नहीं आ रहा उसे हैंडल कैसे करें। बहुत सारे इलाकों के अंदर आपके आर्मी के जो शूज हैं उन्हें देखते ही शूज अगर किसी ने गलती से पहने हुए तो गोली मार दी जाती है। अफगानिस्तान रोज कुछ ना कुछ करे ही जा रहा है। ईरान के मामले में एक तरफ सऊदी खड़ा हुआ है और अरब कंट्रीज खड़ी है, और दूसरी तरफ ईरान खड़ा हुआ है। ईरान खुल के सबको ठोक रहा है, अमेरिका बुरी तरह धुनाई कर रहा है, अमेरिका तक एक बार को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जाए कहां? और उससे बड़ी बात, पाकिस्तान अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से तो है ही है, जिस तरीके से ईरान इंडिया को अपने दोस्त बताने की कोशिश कर रहा है। इंडिया अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाकर बैठा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान फिर भी इंडियन शिप्स को सेफली
हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है। ये पूरी दुनिया में एक खबर बनी हुई है कि यूरोपियन कंट्रीज हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं कि भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज हमारे शिप्स आने दो। ईरान कहता नहीं आने दूंगा, टैक्स लूंगा। इंडिया के शिप्स को प्रॉपरली वो छोड़ रहा है, सेफ सिक्योरिटी, ईरानी नेवी सिक्योरिटी देते हुए छोड़ रही है और इंडिया को कुछ नहीं कह रही। अब आप सोच कर देखिए वो क्यों। वो दर्द जो है इंडिया के टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद जो पाकिस्तानियों के दिल में दर्द है, वो दर्द असलियत में, और ईरान का जो साइलेंट मैसेज है वो असलियत में आपके अब्दुल बासित के स्टेटमेंट से साफ दिखाई दे रहा है। एक बात पाकिस्तान के दिल में बहुत गहरे से बैठी हुई है, अगर गलती से एक गोली भी ईरान की तरफ चला दी तो अब पाकिस्तान को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया और ईरान का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा, एक बहुत ही हिडन सा, साइलेंट एक एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान की आर्मी अगर ईरान की तरफ बढ़ी, ऐसा पाकिस्तानियों को लगता है, तो इंडिया की आर्मी पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगी। लेकिन अब पाकिस्तान को डर भी तो है ना कि गए तो ईरान तो मारेगा ही मारेगा, साथ में इंडिया को मौका मिल जाएगा। और पाकिस्तान पूरी जिंदगी इंडिया की अंदर, मतलब इंडिया को 2.5 फ्रंट पर घेरने की कोशिश करता रहा और इंडिया के चारों तरफ के जितने भी देश हैं उन सबके अंदर अपनी पोजीशन मजबूत करता रहा। अब इंडिया तो सेफली खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के 4 पड़ोसियों में से 3 पड़ोसी पाकिस्तान की धुनाई कर रहे हैं और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया में क्रिएट करने की सिचुएशन को कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में खुद क्रिएट हो रखी है। अब ऐसे में एक फ्रंट इंडिया का ऐसा है जो इस टाइम पर शांत है, तो यहां पर उस लड़ाई के डर को देखते हुए, अच्छा इसमें एक बात और मजे की है कि ईरान से तो डर है और पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से कंफर्ट जोन में था। यहां पर ट्रंप का कोई चाचा ताया बैठा होगा उनके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने वालों में, उनमें से किसी ने कुछ कह दिया होगा कि पाकिस्तान इज नॉट ट्रस्टवर्दी और हम इसे तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक कि हमारा काम नहीं निकल जाता। वो बात किसी बेवकूफ ने आके टीवी पे बोल दी कि भाई पाकिस्तान के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में आरजू जी आप ये बताओ कि पाकिस्तान ने अपनी इज्जत भी लुटवाई और बाकी जो बचा था वो भी गया, तो वो खिसियाया हुआ क्या करे? वो खिसियाया हुआ इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि अगर तूने कुछ कहा तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। जी, लेकिन सर कुछ लोगों का ये भी कहना है, आज जैसे मैं एक इंडियन चैनल पर ही थी और वहां पर जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट थे उनमें से एक ने कहा कि ये स्टेटमेंट जो है ये अब्दुल बासित की अपनी स्टेटमेंट है, ये ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है, ना गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने कहा है, ना मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा है, और ये रिटायर है और इनके रिटायर होने के बाद टीवी पे बैठकर ये जो मर्जी बोलें, उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। चलो एक काम करते हैं, ये स्टेटमेंट आपकी गवर्नमेंट से कोई पत्रकार जाके पूछ ले कि भाई एक बात बताओ, अब्दुल बासित ये कह रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है? क्या वो ये कह सकते हैं नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे इंडिया को, इंडिया तो हमारा दोस्त है? नहीं, मगर इंडिया को क्यों करेंगे सर? अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहा है, इंडिया को क्यों नहीं करेंगे? आपकी लड़ाई तो हमसे ही है ना। मतलब हमें कोई भी आके अटैक करेगा तो हम जाके नहीं, जो कि अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, देखें रुकेगा। कोई तीसरा चौथा अटैक करेगा तो हम जाके आपको अटैक कर देंगे, ये वाली इससे आपकी कैपेसिटी पता लग रही है ना कि आपके पास इतनी मिसाइल्स तो है नहीं कि ईरान इजराइल भेज सके। और मजे की बात, अगर गलती से आपने इजराइल के बारे में चूं की आवाज भी निकाल दी तो इजराइल मारे ना मारे सऊदी अरेबिया जरूर मारेगा कि तू एक बात बता, मतलब वो यही कहेंगे तू एक बात बता, और इसी लैंग्वेज में कहेंगे, गुद्दी पकड़ के, हमारे यहाँ पहलवानी में कहते हैं गुद्दी पकड़ के, गर्दनी वाला पार्ट होता है गुद्दी कहते हैं इसको, गुद्दी पकड़ के कहेंगे तू एक बात बता, इजराइल ईरान से हमें बचाने के लिए ईरान से लड़ रहा है, इजराइल हमारी तरफ है और तू इजराइल पे मिसाइल मारेगा। अच्छा, इजराइल अगर मिसाइल पाकिस्तान में मार देगा कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूसेंस है और आज के दिन यूजलेस कंट्री पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है। आज के दिन पाकिस्तान की तरफ ध्यान देने का किसी को कोई लेना देना नहीं है। सर इतना यूजलेस जितने भी
सर आपके इतना यूजलेस होता तो अमेरिकन प्रेसिडेंट तो सुबह से रात तक तारीफ करते नहीं थकते। हाँ जी, आपने उसको नोबेल प्राइज दिलवा दिया, उसने आपकी तारीफ कर दी, इससे ज्यादा क्या हुआ? और उससे ज्यादा तारीफ वो भी कह सकती है कि मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जान बचा ली, वरना इंडिया वाले तो मार देते। कैन यू इमेजिन? मतलब आप सोचिए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के बारे में ये कह रहा है। अगर आप उस पर इतना ही प्राउड फील कर रहे हैं तो उस स्टेटमेंट को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं फोन नहीं करता तो इंडिया के अटैक्स के अंदर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर वो मारा जाता। और थोड़े दिन बाद वही कहता हुआ मिलेगा कि असीम मुनीर को भी मैंने बचा लिया, वरना ये भी मारा जाता। उस अमेरिका को अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं आप भरोसा करें। सर उसका क्या करें, ट्रम्प तो कुछ भी कहता है। वो तो जहाज जो अब आप गिराने अपनी शुरू बात किए बदल रहे थे, हैं 6 जहाज से आरजू, आप 11 अपनी बात क्रैश हुए, बदल रहे हैं। लेकिन अपने अपने खुद के जो 16 जहाज ईरान ने तबाह कर दिया उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा ट्रम्प। मैं वही तो चीज कह रहा हूं ना कि आप तो ट्रंप को देख देख के खुश हो रहे हैं सारे के सारे। ट्रंप ने सबसे ज्यादा धज्जियां तो या ऐसे तो पाकिस्तान की है। धज्जियां तो पाकिस्तान की उड़ाई हैं उसने सबसे ज्यादा। अब उस सिचुएशन में पाकिस्तान पता नहीं क्यों खुश हो रहा है। और खुश हो रहा है तो भाई होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई रियलिटी ऑफ सिचुएशन तो समझोगे है क्या? आपकी रियलिटी ये है कि अमेरिका वाले आप पर भरोसा नहीं कर रहे। वहां पर जो पॉलिसी डिजाइनर्स हैं उन पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि वी कांट ट्रस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो एटीट्यूड है वो भी ये बता रहा है कि नोबडी कैन ट्रस्ट पाकिस्तान। तो सर अब ट्रस्ट तो ऐसी कोई किसी सिचुएशन पे में नहीं वो करता। सर ट्रस्ट तो क्या? कोई किसी पे नहीं कर ट्रस्ट तो कोई किसी पे नहीं आरजू नहीं करता। नहीं नहीं, नहीं, क्या आरजू आप सुनिए। अमेरिका पे या अमेरिका आप पे करता है, क्या चाइना करता है, ट्रस्ट और कौन सी हाँ कंट्री करती अमेरिका, है? हम एक सेकंड एक लोग सेकंड लोग एक लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट आरजू नहीं करते। एक सेकंड समझिए। अमेरिका भले ही हम पे ये ट्रस्ट ना करे कि हम ईरान के अगेंस्ट अमेरिका का साथ देंगे। अमेरिका भले ही हम पे ये ट्रस्ट ना करे कि कल को अगर अमेरिका और चाइना की लड़ाई होती है तो इंडिया अमेरिका का साथ देगा। अमेरिका को ये पक्का पता है इंडिया साथ नहीं देगा। हम्म। क्योंकि इंडिया की एक क्लियर पॉलिसी है जो पहले दिन जाके बोल देता है कि भैया क्वाड बना लो, लेकिन क्वाड में मिलिट्री अलायंस नहीं होगा। कि अमेरिका से कोई भी एग्रीमेंट कर लो लेकिन उसकी गारंटी ये नहीं होगी कि हम तुम्हारे सारे हथियार खरीदेंगे और तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त और तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन होगा। यानी इंडिया जो जबान रखता है वही तो ट्रस्ट है भाई। एक अगर आरजू आपने कुछ कहा और उसके मीनिंग ये है कि वो होगा जैसा आपने कहा, तो वही तो ट्रस्ट है। भले ही हम उसके अंदर वो ट्रस्ट ये है कि वो वैसा ही करेगा जैसे कह रहा है। पाकिस्तान क्या करता है जिसे ट्रस्ट ना होना कहते हैं? वो कहेगा सऊदी अरेबिया को कि जी हमारे न्यूक्लियर वेपन थोड़े न्यूक्लियर वेपन है कि नहीं। वही कहता है ना कि साडे न्यूक्लियर वेपन थोड़े न्यूक्लियर वेपन है कि नहीं। हाँ या ना? अब मैं पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए है। और जब सऊदी अरेबिया कह रहा है कि ठीक है तू पैसा भी ले सब कुछ ले, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो आ जाइयो। और जब वो बुला रहा होता है तो पाकिस्तान कहता है जी अभी मैं सोच रहा हूं। $10 बिलियन का तो आप उसको बिल पहुंचा के आ जाते हैं कि $10 बिलियन दोगे तो हम आपकी मदद करने आएंगे। $10 बिलियन। तो सर ट्रस्ट फ्री में ना करें क्या? होना इसे कहते हैं आरजू। एक्चुअली जबान वो की एक वैल्यू नो होती है। फ्री लंच आपने नहीं सुना, तो फ्री फंड में सारी मदद कर दें। क्या? देयर इज नो फ्री लंच, तो सर फ्री में मदद कर दें क्या? अमेरिका की क्या जरूरत है, या सऊदिया की किसी की भी? तो आर्मी फॉर सेल का बोर्ड लगा दो। नहीं वो थोड़ा आर्मी फॉर या रेंट समथिंग फॉर रेंट का बोर्ड लगा दो कि यस आर पीपल आर फॉर रेंट। कहोगे तो नहीं, हम तो अपने हमने बंदों को ये मार भी देंगे, हमने मुशर्रफ कहता है। सर ये वाली शर्त तो नहीं लगाई ना, ये कहा है कि $5 बिलियन बैंक में रख दें और $5 बिलियन का हमें फ्यूल दे दें। भाई कुछ भी किया है, मैं यूं ही तो कह रहा हूं ना। फिर दोस्ती किस नाम की? नहीं दोस्ती में सर ये नहीं चलता। नहीं दोस्ती में क्यों दोस्त से नहीं कभी चलता? उधार नहीं दोस्त लेना आरजू चाहिए। एक सेकंड एक सेकंड। दोस्ती हमारी अगर अफगानिस्तान से है ना तो उसको हमने अनाज भेजने की बात करी है तो फुल भेज रखा है। दोस्ती अगर हमारी रशिया के साथ है ना, पूरी दुनिया से भिड़ गए, पूरी दुनिया से भिड़ गए। हमने रशिया को कहा कि 1971 में आप हमारे लिए पूरी दुनिया से भिड़े थे। तो
2022 में आपके लिए हम पूरी दुनिया से भिड़ जाएंगे। पूरी दुनिया कलेश करती रही, हमने रशिया का साथ नहीं छोड़ा। जो डील्स थी, जो बिजनेस था, वो एज यूजुअल चलता रहा। तो ठीक है, ऑयल खरीदना था ना, खरीदा। उसने रशिया खूब थैंक यू बोलता है। ये ट्रस्ट है, रशिया को ये ट्रस्ट है कि इंडिया कहीं नहीं जाएगा। चाइना को भी ट्रस्ट है कि इंडिया के जो मूव्स हैं वो उस लेवल पे होंगे जो उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर हैं। पैसे के नाम पे इंडिया टूटेगा नहीं। आपके ऊपर सबको ट्रस्ट है। $10 बिलियन देने के बाद भी आप सऊदी अरेबिया की मदद करेंगे, गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने शर्त ही ऐसी रखी है। आरजू, आपने शर्त ही ऐसी रखी है कि पहली बात तो वो पूरी नहीं होगी। $10 बिलियन देगा कौन? चलो एक बार को $10 बिलियन मिल भी गए, उसके लेने के बाद भी आप ईमानदारी से सपोर्ट करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये है ट्रस्ट फैक्टर। आप इसे क्यों नहीं समझ रहे? और इसीलिए अब खिसियाई बिल्ली है तो खंबा तो नोचेगी। तो नोच कैसे रहे हैं कि भाई हम तो इंडिया पे हमला कर देंगे, इंडिया पे हमला कर देंगे। अब एक बात बताइए, अभी ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से एयरबेस की इंटरनेट पे फोटो आई थी जहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया? क्या इंडिया का एक भी एयरबेस ऐसा था? जबकि आपके यहां से कहीं ज्यादा एंटी मोदी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। हर जगह पर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट को अपोज करने वाले लोग बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट को सीधा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई एक मिसाइल या एयरबेस आप बता दीजिए जो पाकिस्तान, मतलब कोई एक मिसाइल जो इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस कर पाई हो। खाली खोखे सिरसा में गिरे थे, खाली खोखे, यानी वो वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दी गई। आप अपनी कैपेसिटी जानते हैं, एक फियर फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी कमजोरी भी बता रहे हैं कि अमेरिका मारे या इजराइल मारे, हमारी मिसाइलें इजराइल और अमेरिका नहीं जाएंगी। और जिस अफगानिस्तान, भाई इंडिया को तो आपने एक्सेप्ट कर रखा है ना एज ए कंट्री। आप मुझे ये बताइए, आपके पासपोर्ट पर, बहस में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन जहाज तो गिरे थे ना। जब लड़ाई होगी तो नुकसान तो दोनों तरफ होगा। ट्रंप ने नहीं कहा था? वो 6 से शुरू होकर 11 पे पहुंच गए। और छोड़ दें ट्रंप को, इंडिया के अंदर से भी कई लोग थे जिन्होंने, ये शॉर्ट बना के डालिएगा। मैं कह रहा हूं इंडिया की तरफ से कि हमारे 39 रफेल गिरे थे, और सारे रफेल गिरे थे 39। मैं रेडी हूं मानने के लिए, आपके अपने, मैं मानने के लिए आरजू रेडी हूं सर, मैं रेडी हूं मानने के लिए। आपके उससे ज्यादा बड़ी बात यह है, अभी जो आने वाले वो भी गिर गए हैं, हम मान रहे हैं। आप इसमें गलत क्यों कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी नहीं हुआ था, दोनों तरफ नुकसान हुआ था सर। आपके अपने लोगों ने कहा था कि फिर वही वाली बात, एक बंदे ने वो चेक करने ये बोला था, एक ने राम और शाम की मान लिया लड़ाई हो गई, या मान लिया राम की शाम से लड़ाई हो गई। राम ने शाम की 10 हड्डियां तोड़ी, और शाम हॉस्पिटल में पड़े पड़े कह रहा है भाई मैंने एक मुक्का तो सॉलिड मारा था या नहीं मारा था। अब बताओ जीता कौन? जिसकी 10 हड्डियां टूटी वो, या जिसको एक मुक्का पड़ा था? वो कितना सॉलिड था वो नहीं पता। हॉस्पिटल जो पहुंचा वो हारा, जिसके एयर स्ट्रिप के रिपेयर होने के टेंडर्स निकले वो हारा, या जिसका प्राइम मिनिस्टर उस रफेल को भी दिखा रहा है जिसकी टेल का आप वो फोटो शेयर कर रहे थे, या फिर जिसका प्राइम मिनिस्टर एयर बेस पर जाकर आराम से खड़े होके फोटो वोटो खिंचवा रहा है। अब सवाल तो यही है ना, कौन हारा? एक है एक मुक्का मारने के बाद शोर मचा दिया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैंने जीत गया, सॉलिड मुक्का मारा मैंने, लेकिन 10 हड्डियां टूटी हुई हैं। अब बताओ 10 हड्डियां टूटी हुई है तो पाकिस्तान की टूटी थी 10 हड्डियां। चलो कुछ रफेल गिर गए, पहली बात तो आप खुद एक फोटो ही बता दो, कोई सबूत दे दो। अभी थोड़ी देर पहले आप मतलब मीठा मीठा गप वाली बात कर रहे हैं। ट्रंप जो कह रहा है, आप खुद सोच कर देखिए, ट्रंप ये कह रहा है कि गिरे, आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ट्रंप ये कह रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जान मैंने बचाई, आप वो कह रहे नहीं वो गलत है। ये क्या बात होती है? अगर रफेल गिरे भी और इंडिया के हमले से आपके प्राइम मिनिस्टर की जान बच रही है तो ताकतवर कौन?
सर अगर इस वक्त गिरे भी। ट्रम्प जो कहेगा, ट्रम्प को कहेंगे कि ट्रम्प सही कह रहे हैं, चाहे ट्रम्प कुछ भी कह रहा हो। यानी लेकिन आपके प्रधानमंत्री मरते मरते बचे थे, यानी सर इंडिया के हमले से वो मरते मरते बचे थे। सर और वो थोड़े कुछ दिन भी बाद अगर और यही ट्रम्प कॉन्टेक्स्ट की कहे बात क्या, हो रही थी। यही ट्रम्प कहे कि आपके जो टॉप ऑफिसर्स वगैरह हैं वो भी बेचारे जो है उन्होंने ही पैंट गीली कर दी थी, क्या वो मानेंगे? भाई या तो आप कहोगे हाँ या फिर कहो ना, नहीं सर, ये मेरा बीच ख्याल का है नहीं चलेगा कि फौजी मेरा मन कहीं करेगा तो का वो भी हो मानूंगा, नहीं ना। मानूंगा तो नहीं मानूंगा। सर एक और बात है रही सर, बात, चलो ठीक है, फौजी एक काम सर, करो। सर फौजी कहीं का भी हो सर, उसकी पेंट गीली नहीं होती, ये बता दूं मैं क्या? आपको। कहीं का भी फौजी हो, चाहे हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, डर के मारे आरजू वो आप जब पैंट बिल्कुल गीली सही करे डिफेंड कर रहे वो हैं, वो नहीं होता। मैं आप डिफेंड नहीं, मैं एक परफेक्टली बात कह रही डिफेंड हूँ, डिफेंड कर रहे मैं एक हैं, बात कह रही हूँ, फौजी डरते नहीं है सर, चाहे आप किसी किसी परफेक्टली देश के भी डिफेंड कर हो। रहे हैं। ये चीज हमने बलोच इश्यूज में देख ली है, फौजियों की ही वीडियो बना बना के भेज रहे हैं वो। अब आप अपनी फौज का रिस्पेक्ट करें, मैं उसको मानता हूं, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, उस चीज को नहीं छोड़ो, सर, अभी जो हम आम डिस्कस नहीं कर आम रहे। फौजी है, अब्दुल आम बासित, सिपाही है, चलो ठीक है, हम एक काम उसकी करते हैं, बात अब्दुल उसकी मैं बासित का आप रिस्पेक्ट कह सर, रहे हैं जो कि आम फौजी है सर, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ डेफिनेटली। चलो मैं ठीक है, जो अब क्रिटिसाइज आप ये करती हूँ वो करिए, ऊपर के मैं लेवल के जो होते हैं उनको बोलती हूँ। आप बिल्कुल डिफेंड कीजिएगा, लेकिन मेरी एक बात, हम्म। अब्दुल बासित किस वाली मिसाइल को यूज करेंगे, कुछ बता रहे हैं? और दूसरी बात, अब्दुल बासित जो कह रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंट का स्टैंड है, या अब्दुल बासित जो खाली बेरोजगार बैठे हुए थे पूरे मीडिया के अंदर छा जाने के लिए, इंडियन और पाकिस्तान मीडिया के अंदर छा जाने के लिए कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उस स्टेटमेंट के साथ में कोई सॉलिड एविडेंस जो पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने इंडिया में कुछ कर दिखाया हो फेस टू फेस में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सी और समथिंग कि चूहों की तरह कुछ घुसे और उसके बाद वो मारे मुरे गए, और उसके बाद मैं ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं कर सकता, चलो ठीक है, आपकी ये भी रिस्पेक्ट है, बाकियों की आपके देश में नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट कर लेता हूं, और इसलिए कुछ कह नहीं रहा कि चूहों की तरह वो घुसे और यहां पर हमने बुरी तरह उनको खत्म कर दिया। अब मुझे ये बताइए, फेस टू फेस कॉम्बैट पिछले 10 20 30 साल के अंदर, कारगिल के बाद 1999 के बाद, कोई एक ऐसा फेस टू फेस कॉम्बैट जिसके अंदर आप कुछ ऐसा कॉन्फिडेंट कह पा रहे हैं कि हाँ, हमने इंडिया को ये वाली धूल चटा दी? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर आपकी जो एयरफोर्स है वो बॉर्डर तक क्रॉस नहीं कर पाई थी, आपकी मिसाइलें बॉर्डर तक क्रॉस नहीं कर पाई थी, ये चीज तो आप मानेंगे। तो जिस बिहाफ पर अब्दुल बासित कह रहे हैं, एक बार उसे सपोर्ट करने के लिए किसी एक सॉलिड स्ट्रांग ऑफिसर के किसी स्टेटमेंट को उसके साथ खड़ा कर दीजिए, और ये उससे वही कॉन्फिडेंटली कहे कि हाँ, वो सही कह रहे हैं, हम यही करेंगे। खैर एक बार वो वॉर डिक्लेयर अब्दुल करके देख बासित, लें। सर अब्दुल बासित की बात को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, अभी तक मैंने अब जितने आप लोगों को लास्ट में देखा है। आके कह रहे हैं कि अब्दुल बासित की बात को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं, मैंने यानी आप जैसे खुद सबसे ही पहले मान कहा रहे था, हैं। जर्नलिस्ट नहीं कर रहा, एक्टिविस्ट नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा, उल्टा उनके ऊपर जो है वीडियोस तो और ट्वीट्स अगर तक वो इंडिया लगाई से जा पंगा, रही अच्छा एक हैं। बात है, आरजू आरजू एक बात, या तो उन्होंने चलो वही ठीक है, मीडिया में दिखाने इमेजिनेशन के लिए इमेजिनेशन उन्होंने किया हो शायद। लेट्स अज्यूम आपने इंडिया से पंगा ले लिया, हम्म। इंडिया की तरफ 2 मिसाइलें छोड़ दी, ठीक है, डराना अमेरिका को है। लॉजिकल अगर देखा जाए तो अमेरिका और इंडिया और पाकिस्तान की अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका को परेशानी होगी, अमेरिका खुश होगा? अमेरिका खुश होगा क्योंकि पिटाई खाने के बाद तो फिर पाकिस्तान अमेरिका ही भागेगा। 91 में अटल बिहारी वाजपेयी तो गए नहीं थे, नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के पास गए थे कि जी सॉरी सर, गलती होगी, बचाओ, और बिल क्लिंटन 1.5 घंटे तक उनसे मिले नहीं थे, और उसके बाद सुनाई थी कि तुमने किया क्यों। और अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया, और अटल बिहारी वाजपेयी साफ कहते हैं, मेरे 1-1 इंच जमीन मुझे वापस चाहिए, 1 इंच जमीन अपनी छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद बिल क्लिंटन जो है अपना सा मुंह बना के बैठा हुआ था। तो अल्टीमेटली हम गए थे, आप गए थे 99 के अंदर, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से के बाद कौन गया था? आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद कौन गया था? हमारे यहां से तो कोई नहीं जाता, कौन? अमेरिका, ठीक है यार, इट्स ओके, हम कंट्रीज हैं, कंट्री की तरह डील करेंगे। भीख मांगने कौन गया है? हम तो नहीं गए। बहरहाल सर, अब जी क्या आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि अल्टीमेटली ठीक है, एक बात कहने के लिए कह दी, जोश दिलाने के लिए कह दी, प्रॉब्लम यह है आप लोगों ने इतना जोश दिला रखा है अपनी जनता को कि वो जोश में आपस में तो धुनाई कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन इंडिया के मामले में किसी में जोश आया ही नहीं।
क्योंकि इंडिया वालों में से एक ने उबासी लेके बटन दबा दिया, वो ब्रह्मोस 8 या कितने सेकंड्स तक, 8 मिनट तक या 5 मिनट तक, आपके 3 मिनट तक आपके एयर स्पेस में ट्रैवल करती रही, आपको पता ही नहीं हुआ क्या। तो वो आपके रेडार सिस्टम आपने देख लिए, और उसके बाद आपके वहां वो बयान दे रहे होते हैं कि जी रात को हमला किया था ना, इसलिए हमें पता नहीं लगा, और जी हम है ना फजर की नमाज के बाद हमला करने ही वाले थे, उससे पहले जी इंडिया ने हमला कर दिया। ये लिटरली आप खुद बताइए। और प्रॉब्लम समझिए, वो हो सकता है उसने अपनी जनता को, अपनी जो अपनी जो आवाम है उसमें जोश दिलाने के लिए कि हाँ हम में जज्बा है, उस आवाम का जज्बा ही दिखाई नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि हम इंडिया पे हमला करेंगे। और एक बात और बताऊं, एक लास्ट में अभी सोच रहा था, असलियत में ये माना जाता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक सिचुएशन ऐसी आती है जो अब हैंडल नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान एक काम करता है, इंडिया से पंगा ले लेता है। फैक्ट है ये, पाकिस्तान इंडिया से पंगा ले लेता है, और इतनी बुरी तरह पंगा लेता है कि दूर से नजर आता है कि हाँ भाई, और सब कहते हैं ओहो लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। अब आपके यहां एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जबरदस्त चल रहा है, और आवाम शिया सुन्नी के नाम पर आपस में लड़ रही है, 20% वर्सेस 80% हो रखा है। ऐसे में अगर इंडिया से दो दो हाथ हो जाते हैं, तो जो रियल कॉन्फ्लिक्ट है ईरान वाला मामला, वो तो पीछे हट जाएगा, साइड में हो जाएगा, कि सऊदी वर्सेस ईरान तो साइड में हो गया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो गया, आप एक कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे। सर अभी हम हैं कंफर्टेबल जोन में, इसलिए कि अफगानिस्तान के साथ झगड़ा चल रहा है, तो वो अटेंशन वहां से ले लेंगे जो चाहिए, उसके लिए भारत से लड़ने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान के साथ अगर झगड़ा चल रहा है तो आप ये गलत बोल रहे हैं कि आप कंफर्टेबल जोन में हैं। अभी भी आपकी लगभग 15-20% पश्तूनों की जो पॉपुलेशन है, उसका जो एक लगाव है, पठानों का जो लगाव है, वो अफगानिस्तान के साथ है। इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो साइलेंटली भी अफगानिस्तान के साथ है, या एक जिसे कह सकते हैं कि हिडन फॉर्म में भी साथ है, तो भी आपके लिए बहुत हार्मफुल है। और यही रीजन है आपके अंदर हिम्मत नहीं पड़ पा रही कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के कुछ कर पाए। वो अटैक तो एयरफोर्स वगैरह से तो कर देते, आपकी आर्मी में इतनी हिम्मत, या आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर दे, जबकि उसके पास तो ना एयरफोर्स, ना बहुत ज्यादा एम्यूनिशन, ना और कुछ। उसके पीछे का रीजन ये है कि ईरान से अगर आपने पंगा लिया तो 14% या 20% जो शिया पॉपुलेशन है वो उठ खड़ी होगी और आपको प्रॉब्लम होगी। अगर अफगानिस्तान के अंदर आपने अटैक किया तो पूरा खैबर पख्तूनवा आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, और कराची तक जो पठानों की पॉपुलेशन खड़ी हुई है, बैठी हुई है, वो एकदम से खड़ी होगी और आप झेल नहीं पाओगे। सबसे सेफ जोन इंडिया है। और जान के मुझे हाँ इतना पक्का लगता है कि इंडिया से पंगा लेने का सीधा मतलब यह होगा कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, जो इस टाइम पर काफी फॉल्ट लाइंस झेल रहा है, उसकी सारी फॉल्ट लाइंस खत्म हो जाएंगी और वो सीधे सीधे जिसे कहते हैं कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा और यूनाइटेड पाकिस्तान दिखाई देगा। इसका एग्जांपल देख चुके हैं इमरान खान के अगेंस्ट 2019 के अंदर, वो मौलाना आ रहा है टाइप में बड़ा तगड़ा एक मामला चल रहा था। इधर से वो कासिम रिजवी था, उधर से वो मौलाना, और शोर मचा रखा है जी, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। आप ये देखिए, इमरान खान वहां फंसा हुआ है, मौलाना आ रहा था, सारे काम हो रहे थे, आर्टिकल 370 हटता है 5 अगस्त को। 5 अगस्त आर्टिकल 370 हटा। आरजू जी सोच कर देखिए, जैसे ही 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटता है, वो मौलाना जो आ रहा था वो अपने घर चला गया, पूरा पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे इमरान खान के पीछे खड़ा हो गया। इमरान खान को एक लाइफ लाइन मिल गई, और इमरान खान अपनी पोजीशन को बचाने के लिए जो है, कभी सऊदी जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है। वो डिप्लोमेटिकली एक इंटेलिजेंट बंदा नहीं था, हार गया, मतलब रुक गया, लेकिन इतना पक्का है वो पॉलिटिकली एक वाइज डिसीजन था, और 2 साल उसकी कुर्सी बच गई। 1920 और शायद 21 में गया है इमरान खान जी, तो सोचकर देखिए, 21 में गया ना इमरान खान जी जी, हाँ, मेरे ख्याल है 2 साल उसकी कुर्सी बच गई। तो वही सिचुएशन इस टाइम पर पाकिस्तान खेलने की कोशिश कर रहा है। अब्दुल बासित के टाइम पर के जबान से एक पाकिस्तान में नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान, और अच्छा मजे की बात ये, अगर इंडिया से लड़ाई हो जाती है ना,
तो पाकिस्तान जो है वो फेस सेविंग सिचुएशन में आ जाएगा। वो सऊदी अरेबिया को सीधा जाके कहेगा कि जी देखो सीधी सी बात ये है कि मेरी तो इंडिया से लड़ाई हो रही है। तो वो तो हम अभी अफगानिस्तान के लिए भी कह रहे हैं सर, उसके लिए वो इंडिया मान नहीं रहे ना अफगानिस्तान के लिए कि यार अफगानिस्तान तो बच्चा है, तुम ड्रामे कर रहे हो। वो तो यहां तक मान रहे हैं कि तुम्हें ईरान से ना लड़ना पड़े, इसलिए जानबूझकर तुम अफगानिस्तान से लड़ने का ड्रामा कर रहे हो कि 2 मिसाइलें उन्होंने मार दी, 2 मिसाइलें तुमने मार दी, काम खत्म। नहीं ये सर, तो ड्रामा मुझे हो रहा है लग ना, रहा है असली यहाँ लड़ाई तो पे, इंडिया के साथ ही होगी। लेकिन सर यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है, और अल्लाह यही रहा है कि अभी अफगानिस्तान के साथ भी जो लड़ाई है वो भी इस्तेमाल की जाएगी, और कहेंगे कि भाई सऊदीया को देखिए मैं फिर कॉर्नर दोबारा करने के अपने लिए है। पुराने वाले ही स्टांस पे आता हूं, अभी कायम हूं कि अगले 5 साल पाकिस्तान के लिए बहुत टफ है। हम्म पाकिस्तान इंडिया के साथ एक जंग, छोटी जंग, जिसमें हम्म लड़ाई शुरू करके चुपचाप अपना थोड़ा सा थप्पड़ थप्पड़ खा के बैठ जाएगा और दुनिया को कहेगा मैं हारने वाला हूं, मैं पिट गया, मैं जीत गया, मैं ये कर गया, मैं वो कर गया, मेरे को मदद करो। हम्म ठीक है, और ये वॉर पैनिक क्रिएट कर देगा और ईरान और इसराइल से भिड़ने से बच जाएगा। ये इस काम को कर रहा है, लेकिन अगले 5 साल आपके ज्यादा अच्छे नहीं जा रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ठीक। मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी जल्दी, जब तक कि एक स्ट्रांग रीजन ना हो, पाकिस्तान से पंगा लेगा। जब एक बंदा, होना ही मेरा दुश्मन, सीधी सी बात है आरजू जी, मेरा दुश्मन अपनी मौत खुद मर रहा है, तो मैं क्यों उसको ट्रिगर करूं कि वो अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके मेरे अगेंस्ट यूज करे। मैं तो करूं मर यार, नहीं ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, नहीं मेरे को नहीं तो सर, ऐसा मैं तो सिंपैथी कहती है। हूँ बिल्कुल अपने आप को, बिल्कुल आप लोगों को साइड पे रखना चाहिए, बिल्कुल पंगे ना लें, हम पहले ही 10 जगह फंसे हुए हैं। लेकिन नहीं, सर हम देखिए, हम हाँ, चाहेंगे कि आप पंगों में फंसे रहें, बस हमें डिस्टर्ब ना करें। बस आपके साथ पंगे ना हो, बाकी सबको हम संभाल लेंगे। वो आप वो मानते हैं ना हमारी हमारे साथ पंगे ना कंट्रोल हो। वही ना, आप ना करें बाकी, क्योंकि आप अपने साथ सबको मिला लेते हैं, प्रॉब्लम ये है। बहुत नहीं, शुक्रिया। हम जी एक बात बताऊं मैं, भाई गुड़ है तो मक्खियां तो आएंगी ही आएंगी, हमारे पास कैलिबर है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, दुनिया आसपास घूमती है, चाहे चाइना भी क्यों ना हुआ, अमेरिका भी क्यों ना हुआ, रशिया भी क्यों ना हुआ। आपने अपनी इमेज, आपने अपना कैलिबर ऐसा नहीं बनाया, आपने अपने आप को बेचा। हम्म इंडिया ने डील किया, बेचा नहीं। डील हमने किया। कभी भी अपने किसी भी पीस ऑफ लैंड को किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट यूज नहीं होने दिया। एग्री। आपका पूरा कंट्री का, पूरी दुनिया में कोई हम पे ये एलिगेशन नहीं लगा सकता कि इंडिया ने अपनी जमीन का इस्तेमाल अपने किसी, मतलब किसी दूसरी पार्टी पावर को दिया ताकि वो तीसरी पावर को हरा सके। फुल यहां तक ऐसे कि हमने अमेरिका को भी नहीं घुसने दिया चाइना के अगेंस्ट। हमने कहा हम खुद मजबूत होंगे, हम खुद लड़ेंगे। अगर आपको मेहनत करनी है, हमारी मदद करनी है, तो हमें कुछ डेवलप करने के लिए दो। यूं नहीं कहा कि आप अपनी आर्मी लाके यहां बैठ जाओ और हम तुम्हारी मदद कर देंगे, ऐसा ना होता है। हमने नहीं कहा किसी को भी, और उसका नतीजा 60-70 साल बाद दिखाई दे रहा है कि हम अपने स्टांस, जो हमारा पहले दिन था वो आज भी है, उस पर कायम है, आज भी उस पर खड़े हुए हैं और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए खड़े हुए हैं, और पूरी दुनिया से भिड़ जाते हैं, और पूरी दुनिया मानती है कि हाँ, इंडिया के पास एक पोजीशन होल्डिंग सिचुएशन है, और वो आज इतना स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया को हमारी बात माननी पड़ती है। और वो बिल्कुल चाहे ईरान वाले हों, चाहे इजराइल वाले हों, चाहे कोई भी, वो यही कह रहे होते हैं कि भाई साहब अगर मोदी जी फोन करते तो लड़ाई रुक जाएगी। यही स्टेटमेंट है ना। देखिए सर, बिल्कुल मैं तो समझती हूँ कि समटाइम्स हमारे शो में जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं या जो इंडियन दोस्त आते हैं बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन अगर उनकी बातों को गौर से सुना जाए तो शायद पाकिस्तान के बहुत से इश्यूज जो हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं, उसमें से निकला जा सकता है। थैंक आरजू यू जी, सो मच। एक लास्ट लाइन, अभी थैंक यू मत बोलो, एक लाइन सुनो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने 1993 में कविता सुनाई थी। हम्म मैं चाहूंगा आप अपने चैनल के ऊपर वो जो कविता है उसे सुनिएगा। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था, मतलब चोरी के हथियारों से, उधार के पैसे से आप आने वाली बर्बादी से बच लोगे, ये मत समझो, और दूसरे के घर में आग लगा के अपने घर को बचा लोगे, ये मत समझो। ये पूरी कविता है, बहुत अच्छी कविता उन्होंने बोली है, आप एक बार उसे सुनिएगा। 1993 में बोली थी, श्योर, जब डेफिनेटली। आप वो उस टाइम पर बोला था। यानी हमारे यहाँ एक बंदा 93 में प्राइम मिनिस्टर बना भी नहीं है, वो एक पोइट्री के फॉर्म में, हमारा जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, वो पोइट्री के फॉर्म में ये कह रहे हैं, और वो जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है। और आज जो सिचुएशन है वो साफ दिखाई दे रही है।
वो बर्बादी आपके सामने खड़ी हुई है। जी। बिल्कुल, लेकिन सर फिर वही बात आ जाती है कि आपके जैसे लोग और दूसरे लोग जो आते हैं उनको सुन के शायद किसी में थोड़ी सी अकल आ जाए, और खासतौर पर उन लोगों की जो पॉलिसीज बनाते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।